नमस्कार, रात 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कंवल। इस वक्त हम लोग पश्चिम बंगाल के मालदा में हैं और मैं कालियाचक पुलिस थाने के बाहर खड़ा हूं। ये वो थाना है जहां पर इस साल की 3 जनवरी को एक हिंसक भीड़ ने हमला किया था। आखिरकार इस वक्त मालदा में क्या चल रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? आज हम आपके लिए मालदा पर एक बड़ी तहकीकात लेके आए हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों सुरक्षा एजेंसियों की नींद मालदा को लेकर उड़ी हुई है। यहाँ आतंक है, यहाँ असलहा है, यहाँ अफीम है। आज हम आपको ऐसी हकीकत बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बताएंगे एक खौफनाक हिंसा के पीछे की सच्ची कहानी। 3 जनवरी 2016 पश्चिम बंगाल में मालदा का कालियाचक अचानक सुलग उठा। चंद पुलिस वाले देखते रहे और करीब 1.5 लाख की भीड़ ने थाने को आग के हवाले कर दिया। 4 घंटे तक भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। बीएसएफ की बस में भी आग लगा दी। कई लोग घायल हो गए। पुलिस लाचार और असहाय उस नजारे को देखती रही। मालदा में हिंसा की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि सियासत सुलगने लगी। किसी ने घटना को सांप्रदायिक रंग दिया तो किसी ने कहा कि बीएसएफ और स्थानीय लोगों के बीच तनाव ने हिंसा का रूप धारण कर लिया। लेकिन सियासत के बीच कई सवाल सुलग रहे थे। क्या वाकई मालदा की हिंसा सांप्रदायिक थी या बीएसएफ और स्थानीय लोगों के बीच तनाव की वजह से हिंसा हुई थी? अचानक कहां से आई थी 1.5 लाख लोगों की भीड़? हथियार लेकर लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए क्यों उतरे थे? क्या पुलिस को 1.5 लाख लोगों के इकट्ठा होने की सूचना नहीं थी? अगर पुलिस को भीड़ की जानकारी थी तो मुकम्मल तैयारी क्यों नहीं की गई? सवाल यह भी था कि राज्य सरकार पूरे मामले की लीपापोती करने में क्यों जुटी रही? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज तक की टीम पहुंच गई मालदा। हमने खुफिया कैमरे से लैस होकर पड़ताल की। जो हकीकत सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। एप्पल्स और ऑरेंजेस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि फिक करेंसी और पॉपी कल्टीवेशन में कौन सा ज्यादा है? दोनों ही बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। आज हम आपको मालदा का पूरा सच बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे मालदा की हिंसा के तार अफीम की अवैध खेती से जुड़े हैं, कैसे मालदा की हिंसा के तार असलहों के अवैध कारोबार से जुड़े हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे कि मालदा की हिंसा के तार माफिया के आतंक से जुड़े हैं। मतलब ये कि अभी तक मालदा की हिंसा के बारे में आपने जो सुना और देखा वो हकीकत नहीं थी। हकीकत सिर्फ आज तक के खुफिया कैमरे में कैद है। हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, मालदा आज तक। ये कालियाचक पुलिस थाने की वो बिल्डिंग है जिसे आग लगा दी गई। यहां पर तमाम वो मोटरसाइकिलें खड़ी हैं जिन्हें फूंक दिया गया। इतनी बड़ी हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिरकार इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड कौन है? पिछले 10 दिनों से मेरे सहयोगी अरुण सिंह और हरीश शर्मा यहां मालदा में हैं, लगातार तहकीकात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं उन सवालों के जवाब जिन्होंने पूरे देश को परेशान करके रखा है। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। ये मालदा जिले का मुख्यालय है। यहाँ 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं, जिन पर करीब 3700 वर्ग किलोमीटर में फैले जिले के कानून व्यवस्था से लेकर विकास तक की जिम्मेदारी है। लेकिन लोग कहते हैं कि मालदा की पुलिस और यहाँ का प्रशासन सिर्फ सरकारी नुमाइंदे हैं। यहाँ सत्ता तो किसी और की चलती है। जोन है वो पिछले साल में गोली बारूद चल रहा है। ओपीएम की भी खेती बहुत हो रही है
हाँ। और फेक करेंसी नोट का भी ट्रांजैक्शन यहाँ बहुत है। हाँ। पहले साल में बम हथियार लेके उसको हमारा टीम को अटैक किया था। और शायद 3 जनवरी को हुई हिंसा के पीछे भी वही सत्ता थी। हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन था मालदा हिंसा के पीछे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और 1.5 लाख की भीड़ के सामने पुलिस क्या कर रही थी। हकीकत जानने के लिए खुफिया कैमरे से लैस होकर निकल पड़ी आज तक की टीम और सबसे पहले उसी थाने में पहुंची जिसे भीड़ ने 3 जनवरी को आग के हवाले कर दिया था। जिले के एडिशनल एसपी अभिषेक मोदी थाने में ही मौजूद थे। हमने पूछा कि हिंसा को रोकने में नाकाम क्यों रही पुलिस। हमने पूछा कि क्या पुलिस को भीड़ के बारे में खुफिया जानकारी नहीं थी। तो लोकल इंटेलिजेंस से नहीं पता चला आपको कि ओवर पावर्ड हो रहे हैं, हो सकते हैं? इतना क्राउड आ जाएगा तो कभी नहीं हुआ है, तो पहली बार हुआ कर्नाटक में 1.5 लाख का क्राउड तो कभी नहीं होता है। तो आपका लोकल इंटेलिजेंस इसमें फेल हो गया ना? हाँ, वी फेल टू गेट दैट काइंड ऑफ, ये तो हो ही सकता है। टेररिस्ट एक्ट होता है तो भी बोलते ही है कि इंटेलिजेंस फेल हो रहा है। जिले के एडिशनल एसपी के मुताबिक अगर वक्त रहते पुलिस को सही खुफिया जानकारी मिल जाती तो शायद इतनी बड़ी हिंसा नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ डीआईबी यानी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक घटना के 2 दिन पहले ही पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि इस इलाके में भारी भीड़ इकट्ठा होने वाली है और बड़ी वारदात हो सकती है। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि 2 दिन पहले इन लोगों ने किया था कि हम वहाँ पे धरना करने जा रहे हैं, तो उसकी इंटेलिजेंस आपने पुलिस को दिया था कि इस तरीके से लोग गैदर हो सकते हैं, इस लेवल पे गैदरिंग होगी, इसकी जानकारी आपने दी? वो तो देना ही है हम लोग। लीफलेट पे तो पूरी साफा है जो ये लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। नहीं तो आपने क्या प्रोटेस्ट बताया था कितनी संख्या में लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे? बता दिया था। अच्छा, वो तो इंटरनल बात आपको हम बोलेंगे नहीं। हम इसीलिए केवल आपसे वही पता हो तो हमारा काम है। हम तो पहले एक ही शब्द सेंटेंस में बोल दिया है, जो हमारा काम है वो हम किया। घटना के बाद आनन फानन में कालियाचक थाने की सूरत बदल दी गई है, लेकिन 3 जनवरी को यहां जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। 3 जनवरी की सुबह कालियाचक थाने में 23 पुलिस वालों की तैनाती की गई थी, जिनके कंधों पर करीब 1.5 लाख भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी थी। भीड़ पुलिस स्टेशन के आसपास सुबह से ही जमा होने लगी थी। दोपहर के करीब 1 बजे लोगों ने पुलिस वालों पर हमला शुरू कर दिया। भीड़ ने पुलिस वालों को एक कमरे में बंद कर दिया और सीधे रिकॉर्ड रूम में पहुंचे और फिर रिकॉर्ड रूम और इंस्पेक्टर के कमरे को आग के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस वालों ने हवाई फायरिंग की। भीड़ वापस लौटने लगी, लेकिन लोगों ने रास्ते में खड़ी पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी और आसपास की दुकानों को लूट लिया। आज तक की टीम के सामने बड़ा सवाल था कि आखिर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों रिकॉर्ड रूम को जलाने दिया गया। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम पहुंचे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई रामचंद्र साहा के पास, जो 3 जनवरी को घटना वाले दिन कालियाचक थाने पर ही तैनात थे। उस दिन जो दंगा हुआ तो उसमें क्या ये आर्म्स भी लेके आए थे? हाँ, फायर भी कर रहे थे। अच्छा, बम भी थ्रो कर रहे थे। अरे बाबा, वो तो 4 स्टेप में हम लोग का अटैक किया। हम लोग तो अनऑफिशियली फायरिंग भी कर रहे थे, लेकिन सीओ में का तरफ से हम लोग को रेस्ट्रिक्शन थी। हिंसा के दिन कालियाचक थाने में तैनात रामचंद्र साहा के दावे आपने सुने। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि एएसआई साहब को ये कैसे पता चल गया कि सीएमओ की ओर से निर्देश थे। मान लिया जाए कि निर्देश थे भी, तो सीएमओ की ओर से एएसआई जैसे छोटे अधिकारी को निर्देश देने की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। हमने रामचंद्र साहा से आगे सवाल दागे। तो ऊपर से आदेश था कि नहीं करना। ये तो गलत है। आप अपनी जान गवा बैठोगे ऐसे तो। हाँ, ऐसा ही था, लेकिन हम लोग अनऑफिशियली किया था, इसलिए हम लोग बचना मुश्किल था।
पुलिस वालों की बात से अब तक ये साफ हो चुका था कि उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानबूझकर किया गया। शायद ये सोची समझी प्लानिंग थी कि पुलिस वालों को भीड़ से निपटने की ताकत नहीं दी गई। शायद ये सोची समझी साजिश थी कि भीड़ ने रिकॉर्ड रूम को पुलिस वालों के सामने ही जला दिया। आज तक की पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला कि मालदा में वाकई कुछ ऐसा है जिसके आगे न पुलिस की चलती है और न कानून की। कुछ ऐसा है जिसके आतंक के आगे पूरा सरकारी तंत्र बेबस है, लाचार है। हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, मालदा, आज तक। मालदा में अपराधियों के पास इतने हथियार हैं जितने कि पुलिस वालों के पास भी नहीं है। 3 जनवरी को जब हमला हुआ तो कई पुलिस वालों को इस छोटे से कमरे में आके पनाह लेनी पड़ी। उनके पास केवल पुरानी 303 बोर की राइफल्स थी, जबकि अपराधियों के पास तो आधुनिक क्लैशनिकोव हथियार थे। इन्हीं हथियारों के दम पर यहां पर माफियाओं की और अपराधियों की अपनी एक सरकार चलती है। जब आज तक ने पड़ताल की तो हमने पाया कि इन अपराधियों के सामने न केवल पुलिस बेबस है, बल्कि इनसे ये डरते भी हैं। जैसे जैसे आज तक की पड़ताल आगे बढ़ी, परत दर परत मालदा हिंसा की हकीकत सामने आती गई। पता चला मालदा में अपराधियों की अपनी सरकार है, मालदा में माफिया का अपना राज है, मालदा में पुलिस की नहीं चलती। जी हां, मालदा में अफीम है और शायद अफीम है तो असलहे हैं, फिर अफीम और असलहों के कॉकटेल का आतंक भी है। कालीचक तो पूरा मतलब बांग्लादेश ही हो गया, मिनी बांग्लादेश बोलेंगे इसको। बांग्लादेश तो बराबर में है कि युद्ध लगने से ये लोग आगे का थामने लगे। क्या चीज? युद्ध लग जाए भारत इंडिया से कंट्री से, तो कालीचक आध घंटे रुक देगा। कालीचक किसका साथ देगा? आध घंटा रुक देगा। अच्छा, तो इतना हथियार इन लोगों के पास है? हम बोल रहे थे बहुत खतरनाक। बिल्कुल ठीक सुना आपने। मालदा में जितने असलहे अपराधियों के पास हैं, उतने सरकार के पास नहीं। और अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो सरकार से भी टक्कर ले सकते हैं। ये लोग सर किस टाइप के हथियार रखते होंगे? लोग जो आर्म तो वन शॉट रहेगा, 9mm पिस्तौल। 9mm पिस्तौल भी रखते हैं कालीचक में? बहुत सारा। सुना यहाँ पे ये लोग बनाते भी हैं, बॉम्ब वगैरह भी बनाते हैं? नहीं, हम लोग को 2 कारखाना हम लोग धरा है यहाँ से। अच्छा। एक लखीपुर है यहाँ, और एक धरा है आपको बीजापुर। पूरे इलाके में माफिया की ताकत ऐसी कि पुलिस लगाम नहीं लगा सकती, और खौफ ऐसा कि पुलिस को भी डर लगता है। आप आज तक के खुफिया कैमरे में कैद हुई सब इंस्पेक्टर की बातों को जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ बांग्लादेशी बहुत रहते होंगे? बांग्लादेश से ये यहाँ का मैंने पीपल है ना, ये अपना बॉम्बे, राजस्थान, मद्रास है ना, कुछ जगह नहीं है ये लोग खट रहे हैं। और यहाँ अच्छा डॉक्यूमेंट्स देके, अच्छा प्रूफ देके लोग कारखाने में काम कर रहा है, 2 महीना 4 महीना सब चोरी करके भाग। तो यहाँ तो पुलिस अकेले भी नहीं जा सकता कहीं अंदर? नहीं रेड पे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस लेके जाना। सिक्योर मतलब थ्रेट रहता है इसमें? हाँ। आप लोगों को भी डर लगता है फिर तो? हाँ, मोजमपुर है यहाँ का, मोजमपुर गांव है मोजमपुर। 2014 अप्रैल मई जून 3 महीना 90 दिन टाना बॉम्बिंग और फायर हो रहा है। अब सवाल ये कि मालदा में क्यों बेबस है पुलिस, क्यों बुलंद है अपराधियों के हौसले, क्यों बढ़ रहा है जिले में क्राइम का ग्राफ, क्यों धड़ल्ले से चल रहा है अवैध असलहों का कारोबार। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम पहुंच गए मालदा के एडिशनल एसपी अभिषेक मोदी के पास। एडिशनल एसपी ने खुफिया कैमरे पर जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। सर, मालदा में किस टाइप की क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं? सभी है, सब कुछ मिलेगा। सबसे ज्यादा कैसे बोल सकते हैं, बोलना मुश्किल है, सब कुछ है। अच्छा, कुछ कमी नहीं आता? मतलब अगर पूछा जाए तो फेक करेंसी नोट के बारे में, इलीगल एप्पल्स और ऑरेंजेस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि फेक करेंसी और पॉपी कल्टीवेशन में कौन सा ज्यादा है? दोनों ही बहुत ही ज्यादा मात्रा में है।
मालदा के कई जिले इस कदर खतरनाक हैं कि बिना टीम पुलिस वाले जाने की हिमाकत नहीं करते। तो आप अकेले जा सकते हैं, आपको सिक्योरिटी लेके जाना पड़ता है? हाँ, सिक्योरिटी लेके जाना पड़ता है। अकेले पॉसिबल नहीं है। अकेले तो जाना मुश्किल है, जाना ठीक भी नहीं है। ये डर रहता है कि कहीं गलत मत क्यों? हाँ, घेर के कुछ भी कर सकता है, फालतू में क्यों ऐसा जोखिम खा रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि मालदा में क्या हो रहा है और मालदा में जो हुआ उसके पीछे की सच्चाई क्या थी। लेकिन वो सच्चाई तब तक अधूरी रहेगी जब तक आपके सामने इस इलाके में अफीम के हजारों करोड़ के अवैध कारोबार की पूरी तस्वीर सामने नहीं आएगी। हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, दिल्ली आज तक। अवैध हथियार और नकली नोट ही नहीं, मालदा में तो अफीम की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। एक्साइज विभाग के डिप्टी कलेक्टर ने हमें बताया कि कम से कम 80,000 बीघा जमीन पर मालदा में अफीम की खेती की जा रही है और कालियाचक की घटना से पहले प्रशासन ने इस अफीम की खेती के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। क्या वाकई मालदा में अफीम माफिया का राज चल रहा है? क्या ड्रग्स माफिया ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में कर रखा है? हमारे लिए इन सवालों का जवाब जरूरी है, इसलिए हम पहुंच गए बालिया डंगा गांव। ये गांव मालदा जिले के कालियाचक इलाके में आता है। खेती यहाँ के लोगों का पुश्तैनी पेशा रहा है, लेकिन अब इस इलाके में ड्रग माफियाओं का कब्जा है। जिन खेतों में कभी चावल और भुट्टे उगा करते थे, अब वहीं अफीम की अवैध फसलें लहलहा रही हैं। कभी भी आप मालदा की सड़कों से गुजरोगे तो आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि यहाँ पर अफीम की खेती किस कदर हो रही है। सड़क से आपको केवल इस तरह से आम के पेड़ नजर आएंगे, कहीं केले के पेड़ नजर आएंगे, लेकिन जब आप गाड़ी से उतरकर खेतों में बढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल यहाँ पर गेम क्या चल रही है। यहाँ पर खतरनाक अफीम की खेती हो रही है। मेरी बाईं तरफ देखिए, चारों तरफ पेड़ है और दूर से केवल यही पेड़ नजर आते हैं और आदमी सोचता है कि अंदर तो गेहूं की खेती हो रही है, लेकिन जब अंदर चल के आएंगे तब आपको एहसास होगा कि यहाँ पर दरअसल किस तरीके से खतरनाक अफीम की खेती चल रही है। दिलचस्प ये कि पूरे इलाके में अफीम की खेती चोरी छिपे नहीं बल्कि खुलेआम की जा रही है, जबकि सरकार ने किसी को लाइसेंस नहीं दिया है। सरकारी अधिकारियों को भी पता है कि करीब 80,000 बीघे में अफीम का अवैध कारोबार चल रहा है। ओपीएम की जो खेती है, जो कल्टीवेशन हुआ है यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेट इस एरिया में कितना हुआ होगा? इस एरिया में? हाँ, एक कालियाचक में। हाँ, कालियाचक में तो 10,000 बीघा तो ज़्यादा हुआ। 10,000 बीघे से ज़्यादा हुआ। और टोटल अगर बात की जाए इस डिस्ट्रिक्ट की अगर पूरी बात की जाए तो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितना ओपीएम की खेती होती है? कितने बीघे? अगर 80 এই ডিস্ট্রিক্টে মানে কতখানি ওপিএম চাষটা হয়েছে? মানে মোতাবাড়ি নিয়ে हबीबपुर গাজল में 80,000 बीघा। नहीं, अगर बीघे 80,000 बीघे, 80,000 बीघा बहुत ज्यादा है। बहुत मतलब ये कि प्रशासन को माफिया की ताकत का अंदाजा है और माफिया के हौसले भी इस कदर बुलंद कि सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खुफिया कैमरे पर एक्साइज विभाग के अधिकारी ये कबूलते हैं कि वो कभी उन इलाकों में अकेले जाने की हिम्मत नहीं करते। न जाने अफीम माफिया के गुंडे क्या कर रहे हैं। आपको मतलब सिक्योरिटी लेके आना पड़ता है? सिक्योरिटी है, बीएसएफ है, थाना पुलिस है, पुलिस है। सिक्योरिटी के आप लोग नहीं सकते। डेंजरस जोन है। वो पिछले साल में गोली बारूद चल रहा है। अच्छा। यहाँ पर बीएसएफ था, यहाँ पर कुछ नहीं था ये इस साल में। तो यहाँ तो आने में डर लगता है। बोला है बम छूटे तो धीरे धीरे गया था। चारों तरफ बीएसएफ गिरा हुआ है। चलिए अब जरा ये भी सुन लीजिए कि आखिर अफीम माफियाओं को आतंक क्यों है। दरअसल हजारों करोड़ का है अवैध अफीम का कारोबार और जब इतना पैसा हो तो फिर बात किसी भी हद तक पहुंच सकती है। 1 बीघे में तो 4 kg। और 4 kg की कॉस्ट क्या है मार्केट में? तो एक्शन जो मार्केट है हमसे मार्केट में तो 1 लाख पर केजी। 1 लाख से ज्यादा? 1 लाख पर किलो। 1 लाख 1 लाख पर केजी।
1 लाख पर केजी, यानी कि एक बीघा में 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए बीघे। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर 1 बीघे से 4 लाख रुपए की कमाई होती है तो 80,000 बीघे में कितनी कमाई होती होगी। अब आप समझ गए होंगे कि ये अफीम की अवैध खेती से मिलने वाला पैसा ही है जिसकी वजह से मालदा अपराधियों के लिए पनाहगाह बना हुआ है। हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, मालदा आज तक। पश्चिम बंगाल के मालदा के कालियाचक पुलिस थाने से आप देख रहे हैं आज तक की ये विशेष पेशकश। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस कदर यहाँ की पुलिस अपराधियों से डरी हुई है। आप अकेले जा सकते हैं, आपको सिक्योरिटी लेके जाना पड़ता है? हाँ, सिक्योरिटी लेके जाना पड़ता है। अकेले पॉसिबल नहीं है। अकेले तो जाना मुश्किल है, जाना ठीक भी नहीं है। ये डर रहता है कि कहीं गलत मत क्यों? हाँ, घेर के कुछ भी कर सकता है, फालतू में क्यों ऐसा जोखिम कर रहे हैं। रात 9 बजे की खबरों में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। तनाव अभी बरकरार है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को 4 हफ्ते का वक्त और दे दिया। This is nothing right. I love their arrogance, but this is what's going to be hubris, which is going to take them down. No, I am. We know the people of India vote.